नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। जब से कोविड-19 वैश्विक महामारी आई है, तब से ये अटकलें लगातार लग रही हैं कि ये एक जैविक हथियार हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसे ज्यादा खतरनाक बना दिया गया हो। खैर, ये एक जांच का विषय है और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां और वैज्ञानिक इस जांच में लगे हुए हैं। लेकिन इससे और भी कई सवाल पैदा हुए हैं। उसमें एक सवाल यह भी है कि क्या वाकई यदि जैविक हथियारों का हमला होता है तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, उससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं और क्या पूरी दुनिया में वाकई जैविक हथियारों की होड़ लगी हुई है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस का एक बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण सामने आई कमजोरियां और तैयारी का अभाव इस बात का संकेत देता है कि जैव आतंकवाद हमले के परिणाम क्या हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज जब सभी सरकारों का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, ऐसे में आतंकवादी समूहों को मौका दिख सकता है। यानी उन्होंने ये आशंका जताई कि आतंकवादी इस वायरस का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल पीके सहगल से। यूनाइटेड नेशन ने बायो टेरर की आशंका इसलिए जताई है कि आज जो टेररिस्ट हैं वो किसी प्रकार से घबराते नहीं, किसी प्रकार से मौत से उनको डर नहीं। और यूएन को लगता है, अमेरिका को भी लगता है, हिंदुस्तान को भी लगता है, अगर जिहादीज या टेररिस्ट के हाथों में बायोलॉजिकल वेपन या केमिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैविक हथियारों से खतरे की बात सिर्फ कोविड-19 पैंडेमिक आने के बाद शुरू हुई है। दरअसल सितंबर 2019 में भी दिल्ली में हुए शंघाई सहयोग सम्मेलन के पहले सैन्य चिकित्सा सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी दुनिया को जैव हथियारों के खतरे से आगाह किया था। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि मौजूदा समय में वास्तविक खतरा जैविक आतंकवाद है। उन्होंने पूरी दुनिया को इससे सतर्क रहने कहा था और उन्होंने कहा था कि ये एक तरह का संक्रमण है। सैन्य क्षेत्र में भी इस नई चुनौती से निपटने के नए रास्ते खोजने चाहिए। पूरी दुनिया में बढ़ते आतंकी प्रभाव के चलते ये चिंता लाजमी है, क्योंकि अगर ऐसी चीजें आतंकियों के हाथ लग जाएंगी तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्या विश्व भर में जैविक हथियारों को लेकर एक होड़ चल रही है? बात करते हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल तेज टिक्कू और मेजर जनरल पीके सहगल से। दुनिया के अंदर सब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है या नहीं है, या डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर हथियार है या डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर हथियार नहीं है, मैं मानता हूं कि हर देश में किसी न किसी लेवल पर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स का एक्सपेरिमेंटेशन होती रहती है। और सब देशों के पास या तो ये वेपन है या उसके बरखिलाफ़ जो इस्तेमाल किया जाता है बचने के लिए, वो वेपन ज़रूरी है। आपने देखा होगा लेटेस्ट जो, हालांकि 19th सेंचुरी में भी इसका इस्तेमाल हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कुछ हद तक इस्तेमाल हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत एक कम लेवल पर इस्तेमाल हुआ, और लेटली जो लेटेस्ट था वो सीरियन वॉर में बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। तो ये जनरली माना जाता है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं जिनकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स पे काम चल रहा है, और उनका प्रिवेंशन क्या है, बचने का क्या रास्ता है, उस पर भी काम हो रहा है। कहा जाता है कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तमाम दुनिया के देश जो हैं, छोटे देश और बड़े देश, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि दूसरे देशों को और हावी हो सके आने वाले समय में। बायो वेपन बनाने में काफ़ी देश जो है दिलचस्पी दर्शा रहे हैं। इनमें से तकरीबन 9 देश हैं जिनकी काफ़ी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इस क्षेत्र में। उसमें से जो प्रमुख हैं रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। इसके अलावा कुछ और देश भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैविक हथियार आखिर होते क्या हैं और पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी चुनौती क्यों है। दरअसल अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरिया, वायरस या फिर विषैली फंगस के जरिए किसी भी इलाके में बड़े स्तर पर संक्रमण फैलाया जा सकता है। इसके लिए इन सभी चीजों की बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है और ये बहुत जल्द एक बड़ी जनसंख्या को अपने प्रभाव में ले लेते हैं, और यही वजह है कि इनसे निपटना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बात करते हैं रासायनिक, जैविक, परमाणु और रेडियोएक्टिव हथियारों के विशेषज्ञ मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल से, जो कि एनडीएमए के पूर्व सदस्य हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत चीप हैं, बहुत इजी हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट चाहिए इसको
यूज करने के लिए 1 ग्राम बोटुलिनम टॉक्सिन विच इज़ वन ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन्स कैन को जो है करीब करोड़ लोगों की मौत उससे हो सकती है। दूसरा, इसको बहुत इजीली आप डिस्पर्स कर सकते हैं, पानी में मिला दीजिए, कहीं जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें डाल दीजिए तो सारे स्पोर्स ना आ जाएंगे, और तो और फायर एक्सटिंग्विशर भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह से इस्तेमाल करता है। जैसे कि देखा जा रहा है अभी, एक आदमी अगर इन्फेक्टेड होता है तो बहुत सारे आदमियों को इन्फेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल वेपन्स की एक दुनिया में काफ़ी उसको जो लोग इसमें लगे हुए हैं, जो जिनको वेपन्स की होड़ में लगे हैं, तो ये भी एक बायोलॉजिकल वेपन का सबसे ज़्यादा है। दुनिया के कई देशों ने अब भी खतरनाक महामारियों के बैक्टीरिया और वायरस सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनका कभी भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। साल 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के स्पोर्स को पोस्ट के जरिए अमेरिका में फैलाने की कोशिश की थी। जैविक हथियारों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। माना जाता है कि यूरोपीय शासकों द्वारा अमेरिका में कुछ ऐसी बीमारियां लाई गई जिनकी वजह से वहां की मूल प्रजातियां नष्ट हो गईं। इसी तरह चीन और जापान के युद्ध के दौरान 1932 में जापान की सेना की यूनिट 731 ने वहां पर हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां फैलाई, जिसकी वजह से चीन के 4 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह कहा जाता है कि इटली में जर्मनी ने मलेरिया फैलाया, जिसकी वजह से वहां कई सैनिकों की मौत हुई। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी रासायनिक, जैविक, परमाणु या रेडियो एक्टिव हमले से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है, और क्या कोरोना वायरस का संक्रमण भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक वेकअप कॉल है? भारत के लिए क्यों, ये पूरे विश्व के लिए एक वेकअप कॉल है। ये ज़रूर है कि विश्व की जितनी बड़ी ताकतें हैं वो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स में एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं, उनको डेवलप भी करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक गोपनीय तरीके से होता तो दुनिया को इसका पता नहीं चलता। लेकिन कोविड-19 के से जो आजकल पूरी दुनिया में एक पैंडमिक फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, इतना नुकसान हो रहा है जान माल का, तो डेफिनेटली ये हर देश के लिए एक वेकअप कॉल है। कोरोना वायरस के एपिसोड को हम कोई वेकअप कॉल इंडिया के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि इंडिया पहले से इस चीज़ों के लिए तैयार था। जब 2009 में स्वाइन फ्लू हुआ था, उस समय हमारी पूरी तैयारियां थी, हमने उसको बड़े अच्छे से मैनेज किया था, बहुत कम कैजुअलिटी हुई थी। उसी के असर से आप अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर में बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। हमने बहुत प्रिएक्टिव एक्शन लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही शुरू कर दिया था, जब तक किसी ने भी नहीं किया था। और अगर आप देखें पूरे संसार में, तो हिंदुस्तान में सबसे कम इसका इफेक्ट है, वो हमारी प्रिपेयर्डनेस की वजह से ही है। तो हम इसको नहीं कह सकते ये कि वेकअप कॉल है। हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। हिंदुस्तान में जो है नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल गाइडलाइंस बनाई थी बायोलॉजिकल डिसास्टर को मैनेज करने के लिए। जब कोई भी एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट इंटेंशनली यूज किया जाता है, या तो टेररिस्ट से या कोई देश दूसरे देश के ऊपर ये करता है, तब जाके इसको वारफेयर एजेंट बोलते हैं। तो ये एक महामारी का रूप ले लेता है। और महामारी के रूप के लिए जो तैयारियों की ज़रूरत है कि हमारे पास में हिंदुस्तान के अंदर लैब्स हैं डिटेक्ट करने के लिए, और पूरा स्टॉक है, एंटीबायोटिक्स का स्टॉक्स है, डॉक्टर्स ट्रेन हैं, नर्सिस ट्रेन हैं। तो कोई भी अगर बायोलॉजिकल वारफेयर की कोई ऐसी स्थिति बनती है जो कि बननी नहीं चाहिए, तो उसको हैंडल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर में पूरी क्षमता है, पूरी तैयारियां हैं। और इस देश को बिल्कुल एकदम निश्चित रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तैयारियां इसके लिए की हुई हैं। जैविक हथियारों का उपयोग रोकने के लिए साल 1975 में बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स कन्वेंशन किया गया था, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश इसका पालन नहीं कर रहे। हर देश जो है इसकी ट्रीटी होने के बावजूद, इस पर बैन होने के बावजूद ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर, केमिकल वेपन्स के ऊपर काम किया जाता है, ताकि वो अपने स्टॉक पाइल को जो है अप टू डेट रखें। केमिकल हथियार को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जबकि जैविक हथियारों के लिए बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन बना तो था 1972 में, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। इसलिए कोई एक चेक मैकेनिज्म नहीं है कि बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा रहे हैं नहीं। इसलिए काफ़ी कंट्रीज इसमें लगे हुए हैं, और ज़्यादातर जो टेररिस्ट हैं वो भी इसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले इसके ऊपर एक ट्रीटी हुई 1925 में
वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले। उसके बाद में 1972 में इसके ऊपर कुछ कागजात मूव किए बड़े पैमाने पर यूके ने, और 1976 में एक फॉर्मलाइज ट्रीटी के रूप में इसने ये सामने उभरी, जिसमें 110 देशों ने तब इसको साइन किया और 22 देशों ने इसको रेटिफाई किया। फिर 2019 में इसमें कुछ और देशों ने इसमें सिग्नेटरी बने। आज 189 देश हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं और 29 देश हैं जो इस ट्रीटी को रेटिफाई कर चुके हैं। तो वक्त आ गया है जब ऐसे विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल रोकने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।